गाइस स्टार्ट करते हैं। क्लॉक क्लॉक में दो हैंड्स होंगे, एक आर हैंड और एक मिनट हैंड, राइट। आर हैंड को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं छोटी वाली सुई, और मिनट हैंड मतलब बड़ी वाली सुई। कॉमन लैंग्वेज में आर हैंड एंड मिनट हैंड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मिनट हैंड, क्या आंसर होगा आपका? व्हाट विल बी द आंसर? स्पीड ऑफ मिनट हैंड। गाइस मेरे से बात करते हुए चलिए। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मिनट हैंड? I asked a question, what will be the speed of minute hand? दो हैंड्स हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड। देखिए मेरी इस क्लॉक में भी कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। तो आर हैंड कहां पे होगी? 3 पे। और मिनट हैंड कहां पे होगी? 12 पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मिनट हैंड है इसका स्पीड कितना होता है? चलिए नोट कर लीजिए। सिक्स डिग्रीज पर मिनट। राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 6 डिग्रीज पर मिनट कहां से लाए हम? बहुत सिंपल है, मुझे ये बताइए। गाइज प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड दिस। ये अभी 3 बज रहा है, ये जो मिनट हैंड है ये 12 पे है। एक एक बात को समझते हुए चलिएगा। बुक में जाएंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। एक एक बात को समझते हुए चलिएगा, भले 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, नो इश्यूज विद दैट। आज ये टॉपिक खत्म होना चाहिए किसी भी हालत में। है बड़ा सिंपल, 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाएगा अगर ईमानदारी से चलेंगे तो आप। आइए प्लीज देखिए जरा। मिनट हैंड है, इसकी स्पीड की बात कर रहा हूं। ये बताइए, ये मिनट हैंड को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? पूरा सर्किल रिवॉल्व करने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स। भाई अभी 3 बज रहा है तो ये यहां पर है। अभी 1 घंटे के बाद 4 बजेगा, तो फिर स्थिति कैसी हो जाएगी? दिस इज 3, दिस इज 4, ऐसी स्थिति हो जाएगी ना। तो ये वाली सुई 12 पे 3 बजे थी, फिर कब आ जाएगी? 4 बजे आ जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिर 5 बजे आ जाएगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड को जो टाइम लगेगा एक पूरा रेवोल्यूशन करने में, दैट विल बी 60 मिनट्स। यस और नो? अच्छा, 60 मिनट्स में ट्रैवल कितना कर रही है? ये जो पूरा सर्किल होता है ये कितना होता है? एवरीबॉडी नोज दिस। सर्किल पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। आपको पता है कि एक सर्किल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये दोनों पॉइंट सबको पता है ना, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आपको। एवरीबॉडी नोज दिस। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये भी पता है। तो यहां पे डिस्टेंस हमने डिग्रीज में ली है, तो 360 डिग्री अपॉन 60 मिनट, 66 जा। माय आंसर विल बी 6 डिग्रीज पर मिनट। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए। समझ गए? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, किसी भी कर लेते हैं, स्पीड ऑफ आर हैंड क्या होगा? आर हैंड को ये पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय आर हैंड टू कंप्लीट द सर्किल? 15 घंटे? वैसे 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे। अभी 3 बज रहा है, लेट से रात का 3 बज रहा है। ये हैंड कहां पे है? 3 पे है। दोबारा 3 पे कब आएगा? जब दोपहर का 3 बजेगा, मतलब 12 घंटे के बाद।
तो पूरा सर्किल कंप्लीट करने में, पूरा राउंड कंप्लीट करने में इसको 12 आवर्स का टाइम लगेगा, मतलब 12 इंटू 60 मिनट्स लगेंगे। एम आई राइट? अच्छा, डिस्टेंस कितना होगा? एक सर्किल मतलब 360 डिग्री, तो 360 अपॉन 60 इंटू 12, सॉरी 60 इंटू 12, 66, दैट कम्स टू हाफ डिग्रीज पर मिनट। नोट कर लीजिए, स्पीड ऑफ आर हैंड इज हाफ डिग्रीज पर मिनट, स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्रीज पर मिनट। यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए। पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठ गया ना कि 6 कहां से आया और हाफ कहां से आया? कोई मिनट की जगह सेकंड बोल रहा था, कोई सेकंड की जगह कुछ और बोल रहा था, वो सब फर्जिफिकेशन है। जो सही है वो मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैंने आपको टीएसडी पढ़ाया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है इस क्लास में कि बच्चे बोलते हैं, जब भी पूछो पढ़ाया है तो कहते हैं हाँ पढ़ाया है। कई सारी क्लास में तो पढ़ाने का बच्चे बोलते हैं पढ़ाया ही नहीं। ये बड़ी मजेदार बात है। लेकिन खैर, टीएसडी पढ़ाया है। टीएसडी में सर्कुलर मोशन पढ़ाया है मैंने। गुड। जब दो लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, एक केस ये पढ़ाया था और एक केस पढ़ाया था कि दो लोग जब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। क्लॉक में दोनों हैंड्स का डायरेक्शन क्या होता है? सोचते हुए चलिए, बात करते हुए चलिए। दोनों हैंड्स का डायरेक्शन क्या होता है? सेम, मतलब ये वाला केस आएगा। अच्छा, मैंने ये बताया था आपको कि एक ट्रैक पे दो लोग भाग रहे हैं, एक की स्पीड है 500 मीटर, एक की स्पीड 500 है, वॉटेवर, किलोमीटर मीटर कुछ भी, एक की स्पीड 300 है। पूरे ट्रैक पे ये कितनी बार मिलेंगे? याद आया? हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द ट्रैक दे कैन मीट? दो पॉइंट्स पे। याद आ रहा है? सबको याद आ रहा है? क्या तरीका बताया था शॉर्टकट उसका मैंने? आई हैव टोल्ड द शॉर्टकट। मैंने बोला था रेशियो ले लीजिए 5:3 और उनका डिफरेंस ले लीजिए 2, दो ही पॉइंट पे मिलेंगे। याद आ गया? अच्छा, ये दो पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक उसका अपोजिट पॉइंट होगा, बिकॉज बोथ द पॉइंट शुड बी इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस के बाद, इक्वल टाइम के बाद। याद आ गया गाइस? याद आ गया आपको? गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हैंड्स ऑफ क्लॉक कितनी बार मिलते हैं 24 घंटे में। ठीक, तो पहले देखिए पूरे ट्रैक पे कितनी बार मिलेंगे। स्पीड का रेशियो लेना पड़ेगा, 6:1/2। क्या रेशियो हुआ भाई? 6:1/2 क्या रेशियो हुआ? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 6:2? यस गाइस, 12:1। डिफरेंस इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे ट्रैक में कितनी बार मिलेंगे? 11 बार मिलेंगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, 12 घंटे में ये मिलेंगे 11 बार, 11 टाइम्स। तो 24 घंटे में ये मिलेंगे 22 टाइम्स। ये क्वेश्चन कई बार कई अलग अलग पेपर्स में पूछा गया है, तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ा चुका हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? राइट? अच्छा, जब दो लोग दौड़ रहे थे सर्कुलर ट्रैक पे, अगर सर्कुलर ट्रैक समझ में आ गया है तो क्लॉक अपने आप समझ में आ जाएगी। मिस्टर ए इधर भाग रहे हैं, मिस्टर बी इधर भाग रहे हैं, ये दोनों भाग तो रहे हैं, लेकिन क्या एक दूसरे की स्पीड में इंटरफेयर कर रहे हैं? नहीं। बी चुपचाप बैठ जाए पेड़ के नीचे कि हम थक गए, ए भागता रहेगा? ए चुपचाप बैठ जाए, बी भागता रहेगा? या दोनों भागते रहे? दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर स्पीड और ईच अदर वर्क। एम आई राइट?
इंटरफेरेंस तब होता जब ए बी को पकड़ ले बीच में, रुक जाओ यार तुम कहां जा रहे हो, या ए बी को धक्का दे दे या बी ए को धक्का दे दे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दे आर रनिंग इंडिविजुअली, राइट। सेम थिंग इज ऑन क्लॉक। क्लॉक में जो दो हैंड्स हैं ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, ये अपना घूमता रहता है, ये अपना घूमता रहता है, दोनों लोग सर्कल पे घूमते रहते हैं, बिल्कुल सर्कुलर ट्रैक की तरह। समझ लो दो लोग हैं जो लगातार घूम रहे हैं, एक का स्पीड 6 है और एक का स्पीड हाफ है, डिग्रीज पर मिनट, डिग्रीज पर मिनट। इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप क्लॉक में से कोई एक हैंड निकाल दो, सुई हटा दो, दूसरी अपने आप घूमती रहती है, तो दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर। इनके रिलेटिव पोजीशन से हमें ये मालूम चलेगा, इनके रिलेटिव पोजीशन से हमको मालूम चलेगा कि भाई इस समय टाइम क्या हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक सवाल आया, उसने पूछा ये बताइए व्हाट विल बी द एंगल, जब बिल्कुल नया नया क्लॉक आना शुरू हुआ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो पहला क्वेश्चन यही आया था, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7:50। मतलब टाइम कितना हो रहा है 7:50, इस टाइम पे हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में क्या एंगल बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस? क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन, अच्छा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7:50, ये क्वेश्चन आया मेरे पास। हैंड्स ऑफ क्लॉक का मतलब मिनट हैंड एंड आवर हैंड, सेकंड वाले हैंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7:50। लोकेश 60 आंसर दे रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? लो एक आंसर आया 65। ओके, चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, एवरीबडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गिव मी द आंसर। 2 मिनट है आपके पास। ट्वेल्व, 3, 6, 9, 10, 11, 8, 7, 1, 2, 4, 5, 7:50 हो रहा है, तो जो मिनट हैंड होगा वो कहां होगा? 10 पे होगा, यस और नो? आर हैंड कहां पे होगा? आर हैंड कहां पे होगा? आर हैंड विल बी बिटवीन 7 एंड 8। 7 पे नहीं होगा, ये गलती मत करिएगा, 7 एंड 8। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको पता है कि एक सर्किल जो है वो होता है 360 डिग्री, सबको पता है। 12, 3, 6, 9, यहां पे हम इस सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये 1 ले लें, ये 2 ले लें, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 360 बाई 12, दैट कम्स टू 30 डिग्री। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो अब आप ये देखिए, समझने के लिए केवल मैंने यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, एक ये और एक ये एंगल कितना होगा? 30। ये भी कितना होगा? 30। और ये इतना एक्स्ट्रा है, इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है, आंसर 60 से ज्यादा होगा। हाँ या ना? बिना कुछ किए हुए अगर आप थोड़ा इमेजिन कर लेते तो आपको दिख जाता कि आंसर 60 से ज्यादा होगा। अच्छा, अगर एक लाइन में यहां भी ड्रॉ कर लूं तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90। यस और नो? मतलब आंसर 60 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, 60 और 90 के बीच में होगा। अगर मान लो वहां पे ऐसा एक ही एग्जांपल आंसर ऑप्शन होता 60 और 90 के बीच में, मैं उसी पे टिक कर देता, मैं इसको सॉल्व नहीं करता। ठीक। दूसरी बात, एक बात और दिख रही है कि आंसर विल बी क्लोज टू 60,
इन कंपैरिजन टू 90। हाँ या ना? तो अब मान लो वहां पे एक आंसर दिया होता 65 और एक आंसर दिया होता 85, बोथ आर लाइंग बिटवीन 60 एंड 90, लेकिन मुझे पता होता कि यही आंसर है बिकॉज इट इज मोर क्लोज टू 60। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे पेपर में। अब मान लो एक ऑप्शन होता 65, एक होता 70, एक होता 72, एक होता 63। अब ऐसे ऑप्शन अगर होते तो आई नीड टू सॉल्व। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ट्वेल्व, 6, 9, 10, 8, 7। दिस एंगल इज 60। हमको ये वाला एंगल चाहिए। अब मुझे ये बताइए, अभी टाइम हो रहा है 7:50। ये जो छोटी वाली सुई है या जो ये हमारी आर हैंड है, ये 8 पे कब पहुंचेगी? व्हेन विल इट रीच 8? जब एग्जैक्ट 8 बजेगा, 8 बजेगा, तब ये कहां पहुंच जाएगी? 8 पर पहुंच जाएगी। हाँ या ना? टाइम कितना लगेगा इसको? 10 मिनट लगेगा। ओके, अभी 7:50 हो रहा है, 8 बजे इट विल रीच 8। टाइम लगेगा 10 मिनट। स्पीड है इसकी हाफ मीटर, हाफ डिग्रीज पर मिनट इंटू 10। इसका मतलब कितना हो गया? 5 डिग्री। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? 5 डिग्री हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 60 + 5, दैट कम्स टू 65। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, उल्टा देखो। अगर हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये पूरा एंगल हो गया 90, लेकिन इतना एंगल माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ये हैंड 7 पे कब रहा होगा? जब एग्जैक्ट 7 बजा होगा। अभी बज रहा है 7:50। इसका मतलब दिस आर हैंड हैज ट्रेवल्ड 50 मिनट्स, और 50 मिनट में इट विल ट्रेवल 25 डिग्री। 90 - 25, अगेन आंसर कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। आइदर यू गो बाय दिस वे और यू गो बाय दिस वे। आंसर इज 65। गाइज, ये समझ में आया या नहीं आया? व्हाट अबाउट अदर्स? अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता दिया आपको। एक शॉर्टकट लिख लीजिए। थीटा इज इक्वल टू 11/2m - 30h। नोट कर लिया? मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m - 30h। h का मतलब r, m मीन्स मिनट, थीटा मतलब एंगल। ये जो दो लाइंस बनी है इनको पहचानते हैं? डू यू नो दीज लाइंस? यस, मॉड। क्या करते हैं भाई ये मॉड भाई क्या करते हैं? इसके अंदर अगर आप -3 लिखेंगे तो ये आंसर देंगे 3, और अगर +3 लिखेंगे तो भी आंसर देंगे 3। ऐसा क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन सम अदर टाइम। आज इसकी बात नहीं। आज सिर्फ ये बता रहा हूं कि अंदर निगेटिव आए और चाहे पॉजिटिव आए, आंसर जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। इतना समझ में आ रहा है? अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, किसी किसी बुक में उल्टा फॉर्मूला लिखा मिलता है, थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2m। उससे कोई फर्क नहीं है, ये दोनों फार्मूले सेम है। क्यों सेम है? बाहर मॉड लगा हुआ है, मॉड की वजह से बोथ द फार्मूलाज आर सेम। क्लियर? बिकॉज इन द मॉड if you write a minus b or if you write b minus a, they are the same thing. There is no difference at all, right?
थीटा इज इक्वल टू 11/2m। मेरा टाइम था 7:50, 7:50 हो रहा है। 11/2 इंटू 50 माइनस 30 इंटू 7। ये समझ में आ गया? सॉल्व कीजिए जरा। सॉल्व कीजिए। डन। अच्छा, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था मैंने आपको ना। अगर 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। उसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले 5, 5 to 7 और उसके बाद 2। आंसर कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं आपसे ये बोलूं, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जब हम एंगल की बात कर रहे हैं तो कभी कभी ये जो एंगल आएगा, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और मेरा थीटा आ गया 200 डिग्री, राइट? जो एंगल 180 से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक टर्म है ना, रेफ्लेक्स एंगल। तो आंसर आ गया 200 डिग्री। 200 डिग्री का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो उस कंडीशन, नई संस्कृति ऑब्ट्यूज जो है वो 180 से बड़ा नहीं होता है। 90 से 180 के बीच में जो होगा दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। यस। नो, 90 से बड़ा नहीं, 90 और 180 के बीच में। सेंटेंस को क्लियर कर लीजिए। बिटवीन 90 एंड 180 इज ऑब्ट्यूज, मोर देन 180 इज रिफ्लेक्स। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, ये वर्ड कम से कम 50 बार देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर आंसर 200 आ गया, 200 का मतलब कैसा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये हम आंसर नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हम आंसर करेंगे 360 माइनस 200, दैट कम्स टू 160। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? नहीं आई? देखिए, मान लीजिए ये कोई एंगल है ए बी सी। मुझसे पूछा एंगल ए बी सी की वैल्यू बताइए, तो मैंने नापा तो ये निकल के आ गया लेट्स से 150। अगर ये 150 है तो ये कितना होगा? 210 होगा। दिस इज 210, दिस इज 150। इसमें कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो 210 एंगल बन रहा है इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज इट कॉल्ड? ये भी तो एबीसी ही है। दिस इज ऑल्सो एंगल एबीसी। तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि एंगल एबीसी की वैल्यू बताइए, तो एंगल एबीसी की वैल्यू 150 आंसर भी सही है, और एबीसी की वैल्यू 210 भी आंसर सही है। डन। लेकिन एक ट्रेडिशन है कि रेफ्लेक्स वाला आंसर नहीं किया जाएगा। तो अगर मुझसे पूछेगा एंगल एबीसी की वैल्यू क्या है, आई विल आंसर 150। इज इट क्लियर और नॉट? ये वाला आंसर हम तभी करेंगे जो क्लियरली मेंशन करे कि फाइंड रेफ्लेक्स एंगल एबीसी, देन आई विल से 210। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और मेरा आंसर 210 आ जाए तो फिर हमको 210 आंसर नहीं देना होगा, आई हैव टू गिव आंसर 150। समझ गए? क्लॉक में देखते हैं, 3 बज रहा है। ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो कोई मुझे पूछे कि एंगल कितना है, मैं बोल सकता हूँ 90 है। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि एंगल जो है वो 270 है, और बोथ द आंसर इज राइट। तो एक परंपरा ये बना दी गई कि आप 270 आंसर नहीं करेंगे, आप आंसर क्या करेंगे? 90 करेंगे।
270 तभी आंसर किया जाएगा जब वो क्लियर कट मेंशन करे रिफ्लेक्स वर्ड। यस और नो? अच्छा, 6:13 पे क्या एंगल बनेगा? फाइंड एंगल्स एट 6:13, 6:12 दोनों को फाइंड आउट करिए। 5:15, 5:16 एंड 5:14, जरा ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करिए। टू 40 एंड 241, सारे एंगल्स बताइए जरा। फॉर्मूला आपके पास है, मुझे बताइए कि इन सारे टाइम पे क्या एंगल बनेगा। 7 क्वेश्चंस हैं, 7 मिनट्स हैं आपके पास, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं। चलिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने। देखिए 6:12 पे आंसर आएगा 114, 6:13 पे आ रहा है 108.5, 5:14 पे आ रहा है 73, 5:15 पे आ रहा है 67.5, 5:16 पे आ रहा है 62, 240 पे 160, 241 पे 165.5। कैन यू सी सम पैटर्न? जानबूझ के नंबर दिए थे आपको, आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? क्या है पैटर्न? जब 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है टाइम में, तो एंगल में जो डिफरेंस है वो 5.5 डिग्रीज का है। सबको दिख रहा है? श्योर? तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी 1 मिनट का डिफरेंस होगा तो एंगल में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5.5 डिग्री हो जाएगा। श्योर? अब क्वेश्चन उठता है वाई, ऐसा हो क्यों रहा है? वाई ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल रीजन है, आपको पहले से पता है। जब दो लोग सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है। ए का स्पीड 40 है, बी का स्पीड 10 है एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब हर 1 घंटे में उनके बीच में 30 किलोमीटर का डिफरेंस इंक्रीज करेगा। हाँ या ना? या डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस। श्योर? पढ़ाया है। अब मुझे एक बात बताओ, एक की स्पीड है 6 और एक की स्पीड है हाफ एंड दे आर बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? whenever there is a difference of 1 minute, एंगल में डिफरेंस कितना होगा? 5.5 होगा। why 5.5? because speed of one hand is 6 degrees per minute, speed of other hand is half degrees per minute, and they are moving in same direction. And if they are moving in same direction, it means speed will be subtracted, so relative speed will be 5.5. हाँ या ना? पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 बज करके और x मिनट टाइम हो रहा है, टाइम इज 3 बज करके x मिनट, और जो एंगल हो रहा है हमारा वो a है, तो जब 3 बज करके x+1 मिनट होगा तो क्या एंगल होगा? व्हाट विल बी द एंगल? a प्लस 5.5। श्योर? ये गड़बड़ है। a प्लस 5.5 नहीं, a प्लस माइनस 5.5।
ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस होगा वो 5.5 का होगा। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस 5.5 है। मेरे और संस्कृति की एज में 2 साल का डिफरेंस है, तो मैं संस्कृति से 2 साल बड़ा भी हो सकता हूं और छोटा भी हो सकता हूं। गाइज, रियलाइज योर मिस्टेक और नॉट। प्लस 5.5 भी हो सकता है और माइनस 5.5 भी हो सकता है। यहां आके देख लीजिए, 612 पे 114 था, यहां 108.5 हो गया है। टाइम इंक्रीज हुआ है लेकिन एंगल डिक्रीज हुआ है। दिखा? यहां देख लीजिए। अरे उससे क्या मतलब, वही तो दिखा रहा हूं। देखो 612 से 613 हुआ है, टाइम इंक्रीज हुआ है, एंगल डिक्रीज हुआ है। प्रणव, एग्जाम्पल देख लो, ये तुम लोगों ने खुद ही सॉल्व किया है, मैंने नहीं किया है। यहां देखो 5, 14, 15, 16 टाइम इंक्रीज कर रहा है और एंगल डिक्रीज कर रहा है। दिख रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने टेबल बनाई थी कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए पेपर में। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद क्लॉक से क्वेश्चन बाहर का आएगा ही नहीं। इनफैक्ट क्लैट तो बहुत छोटा एग्जाम है, बैंक में कैट में भी इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। ये देखो, यहाँ पे टाइम इंक्रीज किया है और एंगल भी इंक्रीज किया है। डन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंस 5.5 होगा। अगर 1 मिनट का डिफरेंस है टाइम में, तो एंगल में डिफरेंस कितना होगा? 5.5 का होगा। वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब याद रहेगा? तो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता किसी पेपर में कि 3:x पे ए एंगल बन रहा है, 3:x+1 पे क्या होगा? मेरा आंसर होगा ए प्लस माइनस 5.5। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। श्योर? अब वहां पे ऐसा ऑप्शन आता, ये ऑप्शन नंबर 1 होता ए प्लस 5.5, ऑप्शन नंबर 2 होता ए माइनस 5.5, ऑप्शन नंबर 3 होता ए प्लस 4.2, ऑप्शन नंबर 4 होता आइदर ऑफ 1 एंड 2। तो मैं किस पर टिक करता? आइदर ऑफ 1 एंड 2 पे टिक करता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे समझिए, एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, मिस्टर बी, मिस्टर ए। एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, मिस्टर बी, एंड बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक, ये 0 पर खड़े हैं और ये 10 पे खड़े हैं। मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 10 किलोमीटर। कोई डाउट है? अब यहां पर क्या होगा? ए का स्पीड है 0.5 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक, व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 आवर? 1 घंटे के बाद क्या होगा? मिस्टर ए विल रीच एट 10.5, हाँ या ना? मिस्टर बी कहां पे पहुंचेंगे? मिस्टर बी विल रीच एट 6। तो 6 और 10.5, अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बचा? 4.5। पहले डिफरेंस कितना था? 10, और अब डिफरेंस कितना हो गया? 4.5। कितना अंतर आया दोनों के बीच में? 5.5 का। वाई 5.5? बिकॉज एक का स्पीड 6 है, एक का हाफ है, सो रिलेटिव स्पीड इज 5.5। ये समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? अगले 1 घंटे के बाद क्या होगा? अगले 1 घंटे के बाद ये मिस्टर पहुंच जाएंगे 11 पे। नहीं पहुंचेंगे? और ये भाई कहां पहुंच जाएंगे? ये पहुंच जाएंगे 12 पे। इसमें कोई डाउट है? ठीक, इसका मतलब जो अभी पीछे था वो अब क्या हो गया? आगे हो गया। पहले 4.5 किलोमीटर पीछे था, अब 1 किलोमीटर आगे आ गया है।
स्टिल द डिफरेंस इज 5.5। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? 10 में 5.5 कम किया 4.5 आया। 4.5 में जब 5.5 फिर से कम करोगे तो ये आ जाएगा -1। -1 का मतलब क्या हुआ कि जो पीछे था वो अब आगे आ गया, एंड द गैप इज नाउ 1 किलोमीटर। एम आई राइट? अब सिचुएशन क्या हो गई है? अब सिचुएशन ये हो गई है कि मिस्टर ए जो है वो 11 पे है और मिस्टर बी जो है वो 12 पे है। अगले 1 घंटे के बाद क्या होगा? ये पहुंच जाएंगे 18 पे और ये कहां पहुंचेंगे? 11.5 पर। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 6.5। तो 1 था, अब कितना हो गया? 6.5। तो इंक्रीज होना शुरू हो गया। पहले डिक्रीज हो रहा था डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? गाइस ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बात और देखिए यहां पे। दूसरे घंटे में, पहले घंटे में क्या सिचुएशन थी? ये भाई 0 पे थे और ये भाई जो है वो 10 पे थे। 1 घंटे के बाद क्या हो गया? ये 6 पे आ गए, ये 10.5 पे आ गए। अगले घंटे में ये 12 पे आ गए, ये 11 पे आ गए। ये 0 आर है, ये फर्स्ट आर है, ये सेकेंड आर है। इसका मतलब 1 और 2 घंटे के बीच में कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां दोनों साथ साथ रहे होंगे। मैं और एक बंदा दौड़ रहे हैं, ठीक, मैं पीछे हूं, मैंने इसको ओवरटेक किया और मैं आगे चला गया। जिस समय मैंने ओवरटेक किया होगा उस समय एक पॉइंट ऐसा आया होगा जब दोनों साथ साथ रहे होंगे। हाँ या ना? गाइस, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने इस यहां पर आपको समझाई है? आइए, इससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। अब पूछेगा एक क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 hands of clock coincide? कोइंसाइड भी पूछ सकता है और कभी कभी ये बोल सकता है एंगल 0 हो जाएगा। एंगल 0 हो जाना या कोइंसाइड कर जाना, बात क्या है? सेम। अगर मान लो 12 बज रहा है रात का, तो रात का 12 बज रहा है तो दोनों हैंड्स कहां होंगे? एक के ऊपर एक होंगे। तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोइंसाइड करना। इतनी बात समझ में आ गई? तो रात में 12 बजे देखा होगा आपने ना, दोनों हैंड्स कहां होते हैं? एक साथ होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोइंसाइड करना या एंगल 0 होना। कितनी बार एंगल 0 होगा पूरे एक दिन में, 24 आवर्स में? 22 बार। अभी मैंने बताया था आपको। अरे संस्कृति क्या बात कर रही है? मैंने बताया था 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं। मिलने का मतलब क्या हुआ? ये पोजीशन, एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, नो इश्यूज। एक फॉर्मूला आपको दे दिया है मैंने, थीटा इज इक्वल टू 11/2 m - 30h। अब तो इस फॉर्मूले सब लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं इस फॉर्मूले में? अच्छा, बोल रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड। तो हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब एंगल 0। श्योर? इज इक्वल टू 11/2 m - 30 इंटू 4। ये 4 समझ में आया आपको मैंने कैसे पुट कर दिया? व्हाई डिड दिस 4? व्हाई दिस 4? 4 टाइम बिटवीन 4 and 5।
जब टाइम 4 और 5 बजे का बीच का है तो 4:01 भी हो सकता है, 4:59 भी हो सकता है। तो आर क्या लेना पड़ेगा आपको? 4 लेना पड़ेगा। तो आर इज 4। इज दैट क्लियर? अंशिका, हुजैफा, संस्कृति, अच्छा सॉल्व कर लीजिए इसको। 11/2 m माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो 11/2 m इज इक्वल टू 120। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 240/11। श्योर? इसका मतलब ये हुआ कि 4:21 9/11 पे क्या होगा? एंगल 0 हो जाएगा। समझ गए? इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 11 और 12 के बीच में एंगल 0 कब होगा? ठीक। और 3 एंड 4 के बीच में एंगल 0 कब होगा? और 7 और 8 के बीच में, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 एंगल विल बी 30 डिग्री? चलिए 3 क्वेश्चन से करिए फटाफट। और अभी कई लोग गलती करेंगे। आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने। फॉर्मूला बोलता है थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h और मॉड। 11-12 के बीच में एंगल 0 कब होने वाला है? देखते हैं क्या हो रहा है। तो 11/2 m, m तो पता नहीं है, माइनस 30 × 11 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? 11/2 m इज इक्वल टू 30 × 11। 11 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू हो गया 60। मतलब 11:60 पे। 11:60 कुछ नहीं होता है, 12 बजता है। मेरा क्वेश्चन क्या था कि 11 और 12 के बीच में एंगल 0 कब होगा? 11 और 12 के बीच में एंगल 0 नहीं होगा, सीधे कहां पर होगा? 12 बजे होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अगर मान लो ये 60 नहीं आता, 65 आ जाता, समझाने के लिए केवल, तो 11:65 का मतलब क्या हुआ? 12:05। इज दैट क्लियर? ऐसा भी किसी किसी केस में हो सकता है। देन, हाँ, देन आल्सो नन। लेकिन तब ध्यान क्या रखेंगे, तो आंसर आप क्या करेंगे? 12:05। कंफ्यूज ना होइएगा कि 65 कहां से आ गया, बिल्कुल सही आया है। ऐसा भी कभी कभी आएगा। डन। ये 30 एंगल कब बन रहा है भाई? क्या आंसर आ रहा 30 का? चलिए देखते हैं। थर्टी इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 × 7। आई होप दिस इज क्लियर। ये स्टेप क्लियर है?
if I write x minus 5 is equal to 3, what will be the value of x? Yes, 2 हो सकती है, 8 भी हो सकती है, क्योंकि x minus 5 is equal to 3, तो x is equal to 8. अगर उल्टा कर ले 5 minus x is equal to 3, x is equal to 2. सबको समझ में आ रहा है? तो जब भी मॉड लगा होगा हम 2 बार सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा. तो एक बार तो सॉल्व करके आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, दोबारा जब सॉल्व करेंगे इसी को हम लोग, तो ये रिवर्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये? थर्टी इंटू 7 माइनस 11/2m इज इक्वल टू 30. जो लिखा था यहाँ पे आप उसको उल्टा कर दीजिए. पहले 11/2m माइनस 30 इंटू 7 था, अब 30 इंटू 7 माइनस 11/2m कर दीजिए. समझ में आया? तो ये हो जाएगा 210 माइनस 11/2m इज इक्वल टू 30. 30 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 इज इक्वल टू 11/2m. इसका मतलब ये हुआ m इज इक्वल टू हो गया 360/11. तो एक ये आंसर आएगा और एक ये आंसर आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो जब भी 30 पूछेगा, 90 पूछेगा, 60 पूछेगा, 22 पूछेगा, हमेशा 2 आंसर्स आएंगे बिकॉज ऑफ मॉड. जब 0 पूछेगा या 180 पूछेगा तो एक ही आंसर आएगा. बच्चों मेरी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपको. मैंने अभी बताया था आपको कि अगर 7:x मिनट हो रहा है और एंगल जो है वो a बन रहा है, तो 7x+1 पे जो एंगल होगा वो a प्लस माइनस 5.5 हो जाएगा. ये तो आपको समझ में आ गया था, राइट? लेकिन प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ये आइडिया भी लगा सकते हैं हम लोग. कैसे लगाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूं 435 हो रहा है, इस पे एंगल ए है, 436 पे क्या एंगल होगा? प्लस या माइनस? टेंशन मत लीजिए, देखिए जरा, देखिए बस केवल इमेजिन करिए दिमाग में अपने. 12 3 6 9 4 5 7 8 35 हो रहा है. ये होगा और ये होगा. यस और नो? गाइस बात करते हो, चलिए मेरे साथ. अब मुझे ये बताइए, इसकी स्पीड ज्यादा है कि इसकी स्पीड ज्यादा है? स्पीड किसकी ज्यादा है? मिनट हैंड की. जिसकी स्पीड ज्यादा है 50 किलोमीटर पर आवर, वो आगे है. जिसकी स्पीड कम है वो पीछे है. गैप बढ़ेगा या घटेगा? A is running at the rate of 50 किलोमीटर पर आवर, B is running at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर. A आगे है, B पीछे है, इसका मतलब गैप बढ़ेगा, मतलब एंगल इंक्रीज होगा. इसका मतलब 436 पे जो एंगल होगा वो A प्लस 5.5 होगा. लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता 4:10 हो रहा है और 4:11 हो रहा है, ये एंगल है B, ये एंगल कितना होगा? फिर देख लीजिए, इसी में देख लीजिए. 1 2 4:10 में तो यहां होगा ना. ये देखिए, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो पीछे है, जिसकी स्पीड कम है वो आगे है. इसका मतलब एंगल डिक्रीज करेगा. इसका मतलब ये B
-5.5 हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। लॉजिक समझ में आ गया? कर लेंगे अब? गुड। क्लॉक का मैं दो बातें और आपको बता दूं बस। सेवन 24 और 36 ये टाइम हो रहा है, मतलब 7:24 और 36 हो रहे हैं। मुझे बताइए एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक कितना होगा? What will be the angle between hands of clock at 7:24:36? आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, सोच के बताइए आंसर क्या होगा। तो 7:24 पे एंगल कितना होगा? 78 डिग्री होगा। 7:25 पे कितना एंगल होगा? प्रणव ये 83 कहां से आ रहा है? अगर नहीं क्लियर हो रहा है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए, तुरंत करिए। डिक्रीज करेगा एंगल ना, यहाँ पे 7 आगे होगा, 24 का मतलब 5 के आसपास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनट हैंड है वो पीछे है, आर हैंड जो है वो आगे है, इसका मतलब एंगल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 72.5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? तो 7:24 पे ये हो रहा है, 7:25 पे ये हो रहा है, 7:24:36। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा वो इन दोनों के बीच में होगा ना, टाइम बीच में है तो एंगल भी बीच में होगा। तो 118 125 कहां से आंसर दे रहे थे आप लोग भाई? अब बताइए क्या करें? चलिए मैं बताता हूं आपको, पहले से पता है आपको। 7:24 पे आई एम हैविंग एन एंगल ऑफ 78 डिग्री। 7:25 पे आई एम हैविंग एन एंगल ऑफ 72.5 डिग्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि 7:24:36 पे क्या एंगल बनेगा? दिस इज माय क्वेश्चन। और बिलीव में आपको आता है, पता है आपको पहले से। बुक्स में कुछ बुक्स में एक सेकंड वाला फार्मूला भी दिया है, उसको याद मत करिएगा, वो फालतू फार्मूला है, वो आपको और कंफ्यूज कर देगा, उस चक्कर मत पड़िएगा। मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट में एंगल कितना चेंज होता है? व्हाट इज द चेंज इन एंगल इन 1 मिनट? 5.5 डिग्री। श्योर? 1 सेकंड में कितना चेंज होगा? 5.5/60। या ऐसा कुछ ज्ञान बता दिया जो आपको पहले से नहीं मालूम था? ये सबको मालूम है ना? अच्छा,
अब मुझे बताइए 36 सेकंड में कितना चेंज होगा एंगल? 5.5 by 60 into 36. I hope everybody knows this method. This is called unitary method. सबको पता है? 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 5 1.1 3.3. इसका मतलब 30 सेकेंड 6 सेकेंड में एंगल विल चेंज बाय 3.3 डिग्रीज. एंगल कितना था? 78. 78 माइनस 3.3, दैट कम्स टू 74.7. समझ में आया कि नहीं आया? माइनस क्यों कर दिया? आपको साफ साफ दिख रहा है कि एंगल डिक्रीज हो रहा है. अगर इंक्रीज हो रहा होता तो ऐड कर देते. नहीं समझ में आया? अगर इंक्रीज हो रहा होता तो ऐड कर देते. समझ गए? डन. अब बताइए 1154 पे क्या एंगल बनता है? व्हाट इज एंगल एट 1154? जल्दी से. थर्टी थ्री आ रहा होगा. अच्छा, तो 1155 पे कितना होगा? $27.5. एम आई राइट? 1156 पे कितना हुआ होगा? $1158 पे कितना हो जाएगा? यस, 11. हाँ प्रणव, क्या बेटा, क्या नो? हाँ प्रणव बताइए, क्या डाउट आ गया आपके मन में? 1159 जो होगा दैट विल बी 5.5, और 12 बजे जो है ये हो जाएगा 0. यही टेबल बनेगी. हाँ, 56 पे मिनट हैंड विल बी इन फ्रंट ऑफ आवर हैंड. मतलब आई डेंट गेट इट. 56 पे जो मिनट हैंड होगा इट विल बी बिहाइंड आवर हैंड. अच्छा, ओके, आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई मुझे. आइए देखते हैं इधर. 1155 हो रहा है. जरा समझिए, ये गलती कई लोग करेंगे. 9 10 11, तो मिनट हैंड कहां पे होगा? 11 पे. आवर हैंड कहां होगा? 11 और 12 के बीच में, एंड इट विल बी वेरी क्लोज टू 12. एम आई राइट? ये हैंड पीछे है. कौन सा? मिनट हैंड. और धीरे धीरे करते करते जब 12 बजेगा तब दोनों कहां आ जाएंगे? एक पॉइंट पे आ जाएंगे. इसके बाद मिनट हैंड आगे निकल जाएगा. तो अगर कोई मुझसे पूछता कि 12 बज करके 1 मिनट पे क्या एंगल बनेगा? 5.5. तो अभी एंगल डिक्रीज कर रहा था, देखो अब एंगल इंक्रीज करना शुरू कर देगा. 12 बज करके 2 मिनट पे क्या हो जाएगा? 11 डिग्री हो जाएगा. 12 बज करके 4 मिनट पे क्या होगा? 22 डिग्री हो जाएगा. एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो पहले एंगल डिक्रीज कर रहा था. ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक आदमी आगे भाग रहा है धीरे धीरे, दूसरा पीछे तेजी से आ रहा था, तो गैप कम होता जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैप 0 हो जाएगा, दोनों साथ साथ होंगे, फिर ये आदमी आगे निकल जाएगा. तो अब गैप क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा. इज दैट क्लियर और नॉट? तो घटते घटते मिनिमम 0 होगा और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 180 हो जाएगा. क्लियर और नॉट?
जैसे जब 6 बजता है एग्जैक्ट, तब एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। डन। तो 7:50 और 24 सेकंड पे कितना एंगल बनेगा? जल्दी। व्हाट विल बी द एंगल एट 7:50:24? जल्दी। समझ में आ गई पूरी बात? सबसे पहले 750 पे कैलकुलेट किया, 65 आएगा, 751 70.5 होगा, 24 सेकंड में कितना मूव करेगा? 5.5 by 60 into 24, दैट कम्स टू 2.2। एंगल इंक्रीज कर रहा है, 65 plus 2.2 दैट कम्स टू 67.2। डन। ओवर। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन लिख लीजिए। अ मैन went out from home between 4 and 5 and came back between 5 and 6. In the meantime, hands of clock interchanged their positions. कहानी समझ में आई? ये स्टोरी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? बोल रहा है मैन वेंट आउट फ्रॉम होम बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 बजे के बीच में घर से बाहर निकल गया। 4 बज के 1 मिनट भी हो सकता है और 4:59 भी हो सकता है, 4 और 5 के बीच का टाइम है। लौटा कब है? बिटवीन 5 and 6। इन द मीन टाइम हैंड्स ऑफ क्लॉक इंटरचेंज देयर पोजीशन। इंटरचेंज देयर पोजीशन का मतलब क्या हुआ? जहां पर मिनट हैंड था वहां पे आर हैंड आ गया, जहां पे आर हैंड था वहां पे मिनट हैंड आ गया। श्योर? मेरा सिंपल सवाल है, फॉर हाउ मच टाइम ही वॉज आउट ऑफ द होम? कितनी देर तक ये बंदा घर से बाहर रहा है, मेरा सवाल है। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, आराम से सोच लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, मैथ्स लगा लीजिए, राइट? करके मुझे बताइए आंसर क्या आने वाला है। 3 मिनट दिया। माई क्वेश्चन इज फॉर हाउ मच टाइम, कितनी देर तक घर से बाहर रहा है? कितनी देर तक ये बंदा घर से बाहर रहा है? यानी आंसर। गाइस एनी आंसर? लोकेश का आंसर आ रहा है 1 आवर। एनीबडी एल्स? एनी अदर आंसर? अप्रॉक्स का मतलब ये हुआ कि 59.8, 59.7 या 1 घंटा 2 सेकंड, दैट इज द मीनिंग ऑफ अप्रॉक्स 1 आवर। अगर 58 मिनट आंसर आ रहा होगा तो आंसर नहीं माना जाएगा। व्हाट एल्स? एनीबडी एल्स? एनी अदर आंसर? 1 घंटे से ज्यादा, 1 आवर प्लस। ओके, और कुछ? एनीबडी एल्स? एनी अदर आंसर?
गाइस आंसर नहीं आ रहा है? तो बहुत साल पहले मेरे ख्याल से शायद 2006 में आया है क्वेश्चन ये यूपीसीएस के पेपर में। और बिलीव करो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, कई सारी मैगजीन में बुक्स में एक एक पेज में सॉल्व किया इस पूरे क्वेश्चन को, लेकिन इट्स जस्ट अ वन लाइन क्वेश्चन। मेरे को 15 सेकंड लगेगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। चलिए होमवर्क है, घर पे जाके सोचिएगा, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। डन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैलेंडर की और अरेंजमेंट की, दो बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डन। प्रणव, हाँ कुछ पूछ रहे हैं आप? चलिए पाइपलाइन सिस्टम की शीट करा देंगे। शीट आप लोगों को मिल गई है? हैव यू गॉट द शीट? ठीक है, पाइपलाइन सिस्टम की शीट सब लोग कर लीजिएगा। एक मिनट, हाँ इस पे बात कर लेते हैं जरा।